Hello, dear students. I am Swati Chaudhary. Welcomes you all in EduRudram Success Classes. बच्चों, हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिट 1 का लेक्चर 1 जो था हमारा, उसमें हमने कम्युनिकेशन जाना था कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम आने वाले आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे पहले हम। ठीक है, जो आज के टॉपिक्स हैं हमारे डिस्कस करने के लिए वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि रुकावटें। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो रुकावटें आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस किस तरह की रुकावटें आती हैं। फिर बात आती है वर्ड चॉइस, यानी कि हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान कौन कौन से वर्ड्स या किस तरीके के वर्ड को अप्रोप्रिएटली चूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी कि हम अपनी वोकैब को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और उसका मेन रोल क्या होता है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आज के कोट के बारे में जानते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है हमारा क्रिएट ऑन फ्यूचर, यानी कि हम क्या करते हैं, अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं या खुद बनाने की कोशिश करते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट, जिंदगी बहुत छोटी है। फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड क्रिएट द फ्यूचर यू डिजायर। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, बहुत छोटी जिंदगी है हमारे पास में और हमें बहुत कुछ करना है उस लाइफ में। बहुत कुछ कार्य हमारे लिए बचे हुए हैं, बहुत काम है, बहुत सारे वर्क है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमको निभानी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिंदगी बहुत छोटी है तो फोकस ऑन द प्रेजेंट। हम आज पे फोकस करके क्या करेंगे, अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे, कैसा फ्यूचर जो हमें चाहिए, यू डिजायर, यानी कि ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो हमें इन फ्यूचर चाहिए, अपने लिए जो चीजें हमें चाहिए। पर उसके लिए कोशिश कब करनी पड़ेगी, इन दी प्रेजेंट। आपको अभी से अपने लिए जो चीजें चाहिए इन फ्यूचर, उनके लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी या काम करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि बातचीत करना। हम उसमें क्या करते हैं, वी आर शेयरिंग अवर थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स टू वन अनदर, यानी कि सामने वाले पर्सन से हम क्या करते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें सेंडर होता है, हमारा रिसीवर भी मेन रोल उसका रिसीवर का भी मेन रोल होता है, साथ में चैनल्स का भी फीडबैक मस्ट होता है किसी भी काम के लिए। ठीक है, या किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। तो अभी हम क्या जानेंगे कि उनमें बाधाएं क्या क्या आती हैं, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं हमारे कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, या कभी कभी उसको बुरी तरीके से बंद करने के लिए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। चलो, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन आर ऑब्स्टेकल्स, यानी क्या होते हैं, ऐसी रुकावटें होती हैं दैट प्रिवेंट, जो कि क्या करती हैं, दैट प्रिवेंट द क्लियर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जो कि रोकती हैं किसको, क्लियर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, यानी कि जो भी बात हमारे पास कहने के लिए हो उसको रोकती हैं। जो कि किसके बीच में, इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये ली जा रही है किसके बीच में, किसी सेंडर और रिसीवर के बीच में, उनको रोकती हैं। दे कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर क्या हो सकता है, ये रुकावटें आ सकती हैं और उनकी वजह से क्या होगा, एंड मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन, कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। उसकी वजह से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होंगी लोगों के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कंप्लीट मिसकम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो ठप हो जाएगा, यानी कि बातचीत जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, या मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऐसी कम्युनिकेशन बैरियर्स भी होते हैं, कौन कौन से, उनको देखते हैं। चलिए, फर्स्ट है हमारा फिजिकल बैरियर, सेकेंड है साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है सिमेंटिक बैरियर और फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। 4 मेन बैरियर्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं या उसमें ऑब्स्टेकल्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फिजिकल बैरियर के बारे में हम जानेंगे। फिजिकल सब जानते हैं, बॉडिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक है, फिजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन आर ऑब्स्टेकल्स दैट हिंडर द ट्रांसमिशन and reception of message due to environmental और physiological factors, यानी कि फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, इसमें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है या ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है वो बंद हो जाता है। ठीक है,
दीज बैरियर्स कैन बी नेचुरल, वो बैरियर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड यानी कि ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। एंड डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोक सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर सेंडर एंड रिसीवर टू अंडरस्टैंड ईच अदर इफेक्टिवली। और साथ ही क्या कर सकते हैं, डिफिकल्टी पैदा कर सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। ना ही सेंडर अपनी बातें प्रॉपरली कह पाता है और ना ही रिसीवर उसको अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर पाता है या समझ पाता है। ठीक है बच्चों, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिजिकल बैरियर्स होते क्या है, अभी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि फिजिकल बैरियर्स में एक्चुअली होता क्या होगा। ठीक है, तो उसमें देखेंगे इन्वायरमेंटल बैरियर्स की बात मैंने की थी। क्या आता है इन्वायरमेंटल बैरियर्स में, दीज बैरियर्स अराइज फ्रॉम द फिजिकल सराउंडिंग एंड कैन इंक्लूड नॉइज, लाउड साउंड लाइक ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और म्यूजिक कैन मेक इट डिफिकल्ट टू हियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। यानी कि इन्वायरमेंटल बैरियर्स क्या होते हैं, ऐसे बैरियर्स जो कि अराइज होते हैं या पैदा होते हैं फिजिकल सराउंडिंग से। फिजिकल सराउंडिंग यानी कि लाइक नॉइज हो गया, यानी कि जो बाहरी आवाज होती है, लाउड साउंड हो गया, जैसे कहीं पे आसपास में डीजे बज रहा हो या किसी चीज की आवाज बहुत ज्यादा होती है, लाइक ट्रैफिक, आपने सुना ही होगा ट्रैफिक में हॉर्न बजते रहते हैं, उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, मैसेज सामने वाला पर्सन कह क्या रहा है कभी समटाइम्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की आवाज होगी जहां पे मशीनें ड्रिल्स वगैरह होती रहती है, एंड म्यूजिक, और साथ ही लाउड म्यूजिक की अगर बात करें तो वो भी क्या कर सकता है, कैन मेक इट डिफिकल्ट टू हियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। डिफिकल्टी पैदा कर सकता है किस चीज में, कि एक्चुअल में कहा क्या जा रहा है, सेंडर एक्चुअल में कह क्या रहा है, उसको सुनने में जो रिसीवर है उसको डिफिकल्टी हो सकती है इन फिजिकल बैरियर्स की वजह से। ठीक है, कि एक्चुअल में सेंडर कहना क्या चाहता है, वो मैसेज रिसीवर तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाता और वो मैसेज क्या हो जाता है, वहां पे ही जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो फिजिकल बैरियर का जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा डिस्टेंस। समटाइम क्या होता है, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस एरिया पे खड़े होते हैं तो भी हमारी आवाज, सेंडर की जो आवाज है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स कैन मेक इट चैलेंजिंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली स्पेशली विदाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें यानी कि फोन आपका हो गया, ठीक है, टेलीफोन्स मोस्टली हम मोबाइल फोन का आज के टाइम पे यूज करते हैं। अगर कोई हमसे डिस्टेंस एरिया पे पर्सन है तो हम क्या अपनी चीजें शेयर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, यानी कि मोबाइल फोन का यूज करते हैं। अगर वो हमारे पास में नहीं होता उस समय पे, ठीक है, तो क्या एक फिजिकल डिस्टेंस से क्या होगा, हमारा जो मैसेज है वो सामने पर्सन को क्लियरली नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से, अननोन साउंड की वजह से या नॉइज की वजह से। ठीक है, तो एक डिस्टेंस जो है वो भी फिजिकल बैरियर्स का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेदर। इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म वाइंड्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है, वेदर की वजह से हमारे नेटवर्क्स चले जाते हैं मोबाइल फोन के, वेदर की वजह से मोस्टली टाइम पे या सैटेलाइट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, या फिर जो हैवी रेन है और तेज हवाओं की वजह से क्या होता है, नेटवर्क इशू हो जाता है, ये लाइट्स वगैरह का इशू हो जाता है। ठीक है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर, समटाइम्स क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का, तो उससे क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन वहां पर भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये क्या है, हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों, पुअर लाइटिंग और वेंटिलेशन। कभी कभी क्या होता है, देखो, इनएडिक्वेट लाइटिंग और वेंटिलेशन कैन क्रिएट अनकंफर्टेबल और डिस्ट्रैक्टिंग इन्वायरमेंट दैट हिंडर फोकस। कभी कभी क्या होता है, अगर सामने हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो पुअर लाइटिंग की वजह से, यानी कि लाइटिंग पूरी प्रॉपर ना होने की वजह से या वेंटिलेशन ना होने की वजह से लोगों को घबराहट होने लगती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन वहां पर भी ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करते हैं, वो हिंडर कर देते हैं फोकस को, किसी पर्सन के फोकस को वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनएडिक्वेट स्पेस। कभी कभी स्पेस की कमी से, ठीक है, तो भी क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। क्राउडेड और क्रैम्ड एनवायरनमेंट, यानी कि क्राउडेड, बहुत ज्यादा भीड़ से भरा हुआ जो एनवायरनमेंट है, कैन लीड द डिस्कम्फर्ट
कैन लीड द डिस्कम्फर्ट एंड मेक इट हार्डर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कम्युनिकेशन। यानी कि क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर 50 लोग एक जगह इकट्ठे हैं और स्पीकर कुछ कहना चाह रहा है, तो आसपास के लोग अगर बातें कर रहे हैं तो उस भीड़ जो यानी कि क्राउड की वजह से क्या होता है, वहां पर मैसेज जो है वो क्लियरली हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इनएडिक्वेट स्पेस की वजह से यानी कि एक प्रॉपर स्पेस ना मिलने की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, प्रोसेस प्रॉपरली नहीं चल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। अभी फिजिकल बैरियर में हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या चीजें थी। फिजिकल बैरियर में हमने देखे टाइप्स ऑफ फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से। इन्वायरमेंटल बैरियर हो गए हमारे डिस्टेंस की वजह से, वेदर की वजह से, वो लाइटिंग और वेंटिलेशन और इनएडिक्वेट स्पेस की वजह से क्या होता है, प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का वो ब्रेक डाउन हो जाता है, या उसमें जो है कमी आ जाती है, या प्रॉपरली हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सो दीज आर द फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में। क्या बात करते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कम्युनिकेशन आर इंटरनल स्टेट्स और कंडीशन दैट हिंडर द इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। साइकोलॉजिकल यानी कि माइंड से रिलेटेड। हम कभी कभी क्या होता है, घबराहट होने लगती है किसी चीज को बोलते समय। मोस्टली टाइम क्या होता है, बच्चा जब फर्स्ट टाइम किसी स्टेज पे जाता है कोई स्पीच डिलीवर करने या कुछ भी बताने के लिए, तो उसके माइंड सेट में ये रहता है कि हाँ सामने वाले पर्सन मुझे जज करेंगे, बहुत ज्यादा जज करेंगे और मैं प्रॉपरली बोल नहीं पाऊंगा, और उसको हेजिटेशन होने लगती है। तो ठीक है, उसकी वजह से क्या है, ये फिजिकल जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है वो इसी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडिया है वो क्या होता है, इंटरनल स्टेट्स की वजह से या कंडीशन की वजह से या घबराहट की वजह से वो जो है वो प्रॉपरली सामने वाले पर्सन तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाता, और कभी कभी हमें घबराहट की वजह से हम दूसरे के मैसेज को रिसीव भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दीज बैरियर्स स्टीम फ्रॉम इमोशनल एंड मेंटल फैक्टर्स। ये जो बैरियर्स है आते किसकी वजह से है, हमारे इमोशनल और मेंटल फैक्टर्स, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, फियर और नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन। ठीक है, यानी कि किस किस की वजह से आते, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा फैक्टर है स्ट्रेस। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो घबराहट होने लगती है किसी चीज को बोलते समय। ठीक है, एंजाइटी यानी कि घबराहट की वजह से हाथ पैर कांपने लगते हैं, इस चीज को लेके डर होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, स्टेज कवर करते टाइम वो लोग हेजिटेशन फील करते हैं बहुत ज्यादा ही, या एज अ टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा बच्चों को घबराहट होती है, उसी की वजह से ये बैरियर्स आते हैं। ठीक है, या फिर नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, यानी कि अपने बारे में नेगेटिव थॉट लेके बैठे हुए थे बच्चे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे मत भेजो। ये जो नेगेटिव परसेप्शन होता है, ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स है दैट इम्पैक्टिंग हाउ इंडिविजुअल परसीव, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेज। तो ये क्या इम्पैक्ट डालता है कि एक इंडिविजुअल यानी कि कोई एक सिंगल पर्सन, जो भी कोई व्यक्ति बात कहना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, उसको परसीव करने में यानी कि ग्रहण करने में या उस प्रोसेस में क्या होता है, रिस्पॉन्ड करना वो भूल जाता है मैसेज को, या प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। दे कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कम्युनिकेशन जो है वार्तालाप वो प्रॉपरली टूट जाती है, एंड इवन फ्रेंड रिलेशनशिप। और उसकी वजह से कभी क्या क्या होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से केवल साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है या नेगेटिव परसेप्शन है खुद को लेके, उसकी वजह से क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स पैदा होते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम मानेंगे कॉमन साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या होते हैं। देखो, इमोशनल स्टेट्स, यानी कि हम इमोशनली डैमेज हो किसी चीज को लेके, हम दुखी हैं बहुत ज्यादा, उसकी वजह से। डिफेंसिवनेस, यानी कि हम घबराए हुए हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंस की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। फिर है पुअर लिसनिंग स्किल्स। कभी कभी क्या होता है, लिसनिंग इज एन आर्ट, कहा जाता है कि हाँ सुनना भी एक कला है। ठीक है, तो पुअर लिसनिंग स्किल्स की वजह भी क्या होती है, कभी कभी जो हमारा मैसेज है कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है या प्रॉपरली हम तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हम उसको प्रॉपरली
सुनने में सक्षम नहीं है या हम उसको प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिर है डिस्ट्रस्ट, यानी किसी चीज को लेके हमें किसी सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट ना हो, हमें अगर वो सामने कुछ बातें सच भी बोल रहा है तो समटाइम्स क्या होता है, नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, इस चीज को, ये क्या है, हमारा खुद का नेगेटिव परसेप्शन है। हम सामने अगर कोई सच ही बोला है तो समटाइम हम क्या करते हैं, उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेल्फ इमेज, यानी कि खुद के बारे में नेगेटिविटी जनरेट करना कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये चीजें नहीं हमसे हो पाएंगी, हम रेस नहीं लगा सकते, हम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है, सेल्फ इमेज है। हमने खुद के बारे में नेगेटिविटी खुद ही जनरेट कर ली, सामने वाले हमको जज नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही अपने बारे में नेगेटिविटी जनरेट कर रहे हैं इंडिविजुअली अपने इनर स्टेट में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल वेरिएंट, यानी कि हमें अपना माइंड जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान, यानी किसी से बात करते समय फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब आती है बात सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक को हम लैंग्वेज बैरियर्स भी बोलते हैं कभी समटाइम्स। ठीक है, ठीक है, यानी कि सिमेंटिक बैरियर को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है हमारा लैंग्वेज बैरियर्स भी। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स, यानी कि ऐसी रुकावटें हैं इन कम्युनिकेशन दैट मिस इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द मैसेज। क्या कर देती है, समझाने में गड़बड़ हो जाती है या हम उसको नहीं समझ पाते, किसकी वजह से, कभी कभी लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से। ठीक है, दीज बैरियर्स कैन अराइज फ्रॉम डिफरेंट इन लैंग्वेज। मोस्टली क्या होता है, ये बैरियर्स जो पैदा होते हैं वो लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसमें मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, सबको वो लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, तो मोस्टली क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं इन इंग्लिश, इसीलिए इंग्लिश को जो है वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज माना गया है। ठीक है, तो हम क्या होता है इसमें डिफरेंसेस की वजह से, लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से ये सिमेंटिक बैरियर पैदा होते हैं। टर्मिनोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट इन विच वर्ड्स आर यूज्ड लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन। क्या होता है, किसी की हमारा बात करने का तरीका अलग होता है, सामने वाले पर्सन का बात करने का तरीका अलग होता है, या उसका जो कॉन्टेक्स्ट वो उसने लिया हुआ है या वर्डिंग जो चूज की गई है उसके द्वारा वो हमसे अलग है, तो उससे भी क्या होगा, हमारे साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होंगी और कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये चीजें जो है मिसकम्युनिकेट हो जाएंगी। ठीक है, इट इज बेसिकली अ लैंग्वेज मीनिंग गैप। इसको हम लैंग्वेज मीनिंग गैप भी बोल सकते हैं, यानी कि एक लैंग्वेज डिस्टेंस या गैप बोल सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यूपी के अंदर भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल हम मोस्टली करते हैं, सामने वाला पर्सन हमारी भाषा को देख के समझ जाता है कि ये किस रीजन से बिलोंग करता है। अब होता ये है कि हम अदर किसी स्टेट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो जेस्चर्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, मोस्टली उनकी जो लैंग्वेज है वो भी अलग होती है। तो कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे लैंग्वेज की वजह से हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी चीजें जो है वो प्रॉपरली जो है डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो दीज आर द बैरियर्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, कॉज ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स के कारण क्या है ये देखेंगे। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, यानी कि समझने की जो है लोगों के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती है। ठीक है, कोई किसी मैसेज को किस तरीके से लेता है, कोई किसी तरीके से समझता है। ठीक है, वर्ड्स में हैव मल्टीपल मीनिंग्स, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, हमें पता है। इंग्लिश में सिनोनिम्स जिनको हम बोलते हैं, अगर इंग्लिश की ही बात करें तो सिनोनिम्स होते हैं। एक हमने डिस्क्राइब किया था, मोस्टली बच्चे आजकल सोशल मीडिया यूज करते हैं। एक वर्ड होता है अच्छा, कोई एक्साइटेड होके बोलता है, किसी को नॉर्मली किसी से डिस्कस करना हो, अच्छा, ठीक है, फिर बोले अच्छा, थोड़ा सा लेंथी बना दिया, एक ही वर्ड के जो है वो मीनिंग चेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज दिखाई गई है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अब सामने वाला पर्सन उस अच्छा को किस तरीके से रिसीव कर रहा है वो उसके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है, बैट कुड मीन एन एनिमल। बैट जो है एक पशु के तौर पर हम या जानवर के तौर पर उसको गिन सकते हैं, या पक्षी के तौर पर हम उसको गिन सकते हैं कि इसको बैट जो चमगादड़ होती है, और एनिमल और क्रिकेट बैट, और साथ ही क्या होता है एक बल्ला होता है क्रिकेट बैट।
तो यानी कि स्पेलिंग जो दोनों की सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, यानी कि प्रोनाउंस करने का जो तरीका है बैट और बैट दोनों का सेम है। अगर हमारा मैसेज प्रॉपरली नहीं वो बोल पा रहे हैं हम, अगर हम सीधा यही कर रहे हैं कि फिंगर टिप्स करके ये बोल रहे हैं बैट, यानी कि सामने वाला पर्सन अगर उसको जब तक फिजिकली देखेगा नहीं, उसको सीन नहीं करेगा, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि ये बैट कौन सा वाला है, बैट चमगादड़ वाला है या बैट बल्ले वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, लैंग्वेज बैरियर का एक पार्ट होता है, ठीक है। टेक्निकल जर्गन की अगर बात करें, स्पेशलाइज्ड टर्म्स दैट अदर मे नॉट अंडरस्टैंड, टेक्निकली जो वर्ड्स या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हर कोई पर्सन नहीं जानता, ये अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करता है, केवल टेक्निकल पर्सन ही उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल करना जो दूसरे को समझ में ना आए या दूसरे की समझ से बाहर हो, क्योंकि उसने कभी उसका इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो वो टेक्निकल जर्गन की वजह से क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टर्म्स दैट अदर मे नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल हमारे द्वारा अगर किया जाए जो सामने वाले पर्सन ने कभी सुने ही ना हो, समझे ही ना हो, तो वो हमारे इस मैसेज को क्या करेगा, प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज डिफरेंसेस, जो कि मैंने बताया जो मेन पॉइंट है सिमेंटिक बैरियर का, ठीक है। यूजिंग अ लैंग्वेज दैट रिसीव इज नॉट फ्लुएंट इन, यानी कि ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जिसमें फ्लुएंसी ना हो, ठीक है, फ्लुएंट ना हो या प्रॉपरली हम उसको एक्सचेंज नहीं कर पा रहे अपने आइडियाज को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से, या मैंने बताया कि हाँ, अगर एक अदर स्टेट का पर्सन दूसरे स्टेट के पर्सन से अगर बातचीत करता है तो कभी कभी क्या मिसकम्युनिकेशन वहां पे हो जाता है, ठीक है। तो इसको ही सिमेंटिक बैरियर कहा गया है। एम्बिगिटी क्या होता है, मैसेज दैट आर वर्ग्यू और अनक्लियर, यानी कि ऐसे मैसेज को डिलीवर करना जो कि जो है क्लियर ही ना हो, जिसका थॉट क्लियर ना हो, जिसका प्रोसेस ही क्लियर ना हो, वर्डिंग्स क्लियर ना हो, तो वो भी क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कल्चरल डिफरेंसेस, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कल्चर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ड्स का अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, कभी कभी एक्सप्रेशंस का मीनिंग भी चेंज होता है और वर्ड्स का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो सामने जो है डिफरेंट रीजन या डिफरेंट कल्चर का अगर कोई पर्सन होगा तो वो उस मैसेज को क्लियरली अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा और हमारा जो मैसेज है वहां पर खत्म हो जाएगा प्रॉपरली। सामने वाले को जब समझ में नहीं आ रहा तो हम कुछ भी बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वहीं पे क्या हो गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस बिल्कुल ठप हो गया, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बैरियर की अगर हम बात करें, फिर हमारा लास्ट जो बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसके बीच में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का नाम दिया गया है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इन कम्युनिकेशन हैपन्स कब पैदा होता है, व्हेन अ कंपनी स्ट्रक्चर, जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, रूल्स और वर्क कल्चर मेक इट हार्ड फॉर मैसेज टू फ्लो क्लियरली बिटवीन पीपल, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं, इतने टाइट बना दिए जाते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो कभी कभी क्या करता है, हेजिटेशन फील करता है अपनी चीजें सेंड करने में, अपना जो फीलिंग है या थॉट उसके माइंड में आ रहा है किसी एक टॉपिक को लेके, वो क्या करता है, उसको सेंड नहीं करना चाहता, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो रूल्स बनाए गए हैं, एक जो कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इतना हार्ड बनाया गया है, इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया है कि वहां पर जो सबऑर्डिनेट्स हैं और मैनेजर हैं आपस में बात ही नहीं कर पाते हैं। अगर वो बात नहीं कर पाएंगे तो वहां पर क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि चीजें शेयर नहीं हो पाएंगी, तो जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में यानी किसी संस्था में वो खत्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। कारण के बारे में जानेंगे, कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कारण क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के, कॉम्प्लेक्स हायरार्की, यानी कि टू मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज डिले और डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज। क्या होता है, कभी कभी मैनेजर से भी ऊपर, अगर हम किसी कॉलेज की संस्था की बात लेके चले, क्योंकि वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें चेयर पर्सन होते हैं, ठीक है, फिर मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट के नीचे फिर जो हमारा कोई सबऑर्डिनेट मान के चलिए, जैसे कि प्रिंसिपल्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो और उसके बाद आते हैं हमारे जो सिंपल एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे लेवल्स को क्रॉस करने का जो कारण है, कभी कभी क्या होता है वहां पर जो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है या
पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। डिस्टॉर्शन का मीनिंग होता है कि जो हम बताना चाहते हैं वो एक्चुअली वो चीजें डिलीवर नहीं होती, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिला के ज्यादा लोग करते थे। कहते हैं ना चुगली करके घूमते हैं कि अगर किसी ने ऊपर से हायर अथॉरिटी ने हमें कुछ चीजें या कुछ मैसेज डिलीवर किया है या हमसे कुछ बताना चाहते हैं वो, तो जो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं उनके जो हेड होते हैं वो उस मैसेज को और थोड़ा स्ट्रिक्टली डालेंगे, ठीक है। और फिर जो सबऑर्डिनेट्स है उसको और हैवीली ले लेंगे, अपने ऊपर बर्डन की तरह समझने लगेंगे उस काम को। तो वहां पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हायरार्ची की वजह से क्या होता है, जो मैसेज है वो क्लियरली जो है सेंड नहीं हो पाता, मिसअंडरस्टूड हो जाता है, ठीक है। रिजिड रूल्स एंड पॉलिसीज, जिसके बारे में मैं बताया कि ऐसे रूल्स बनाना जो ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना और ऐसी पॉलिसीज बनाना, ठीक है। स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज स्लो डाउन कम्युनिकेशन, यही मैंने बताया कि स्ट्रिक्टनेस के कारण क्या होता है, जो फॉर्मेलिटीज की वजह से, स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज की वजह से जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो खत्म हो जाता है या डाउन हो जाता है, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन चैनल्स, यूजिंग द रॉन्ग मीडियम, सेंडिंग अ लॉन्ग ईमेल फॉर अर्जेंट मैटर्स, मान के चलते हैं पुअर कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी कि हमने चैनल ही अगर गलत चूज कर लिया हो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, अपनी थॉट्स या फीलिंग को या अपनी बात को, जो भी चीज हमारे पास आइडिया है उसको शेयर करने के लिए हमने चैनल ही गलत चूज कर लिया है, तो हमारा मैसेज कभी क्लियरली सेंड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि यूजिंग द रॉन्ग मीडियम, यानी कि माध्यम ही हमने अगर गलत चुन लिया है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, सेंडिंग अ लॉन्ग ईमेल फॉर अर्जेंट मैटर्स, अगर हमारा मैटर अर्जेंट है यानी कि हमें अभी के अभी उसके बारे में डिस्कस करना है, तो उसके लिए 4-5 पेज की ईमेल नहीं बना के भेजेंगे, केवल क्लियर और कंसाइज फॉर्म में उस मैसेज को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तभी हमारा मैसेज जो है क्लियरली सामने वाले को पर्सन को जो है समझ में आएगा और फिर उस पर वो अपना फीडबैक प्रोवाइड करा पाएगा, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम नहीं होता। जहां पे कोऑर्डिनेशन की कमी होगी वहां पे कम्युनिकेशन तो ब्रेक डाउन होगा ही, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी खत्म हो जाती है, ये एक तरीके से रुक जाती है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स नॉट शेयरिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, यानी कि जो है, जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं या डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो जो मैसेज है उसको प्रॉपरली शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सब ऑर्डिनेट्स है या उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो उस मैसेज को समझेंगे कैसे, या वहां पे जो काम है वो प्रॉपरली चलेगा कैसे फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्क कल्चर इश्यूज, फियर ऑफ स्पीकिंग अप, फेवरेटिज्म और अनहेल्दी कंपटीशन। वर्क कल्चर्स में क्या होता है, कुछ इश्यूज होते हैं, मतलब कहीं पर अगर किसी कॉलेज की बात लेके चलेंगे, अगर 10 फैकल्टी वहां पे जॉब कर रहे हैं या 50 फैकल्टी जॉब कर रहे हैं, तो मोस्टली सबका पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है, ये मेरे साथ ग्रुप में है, ये मेरे साथ ग्रुप में, और उन ग्रुप में से एक ना एक पर्सन जो होता है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हम अपनी बातें कहते हैं वो डरते हैं कि कहीं ना ही लीक कर दे या किसी तक पहुंचा ना दे, सर्कुलेट ना कर दे, ठीक है। तो फियर ऑफ स्पीकिंग अप, या फिर फेवरेट पर्सन से अगर कोई बात कहनी हो, ठीक है, वहां पे फेवरेटिज्म का मतलब मैंने यही बताया कि ग्रुपिंग वहां पे बन जाती है, ठीक है। और अनहेल्दी कंपटीशन, और कभी कभी क्या होता है किसी एक टॉपिक को लेके, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या होता है, कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं पर्सन कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, तू गलत है, नहीं तू गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, इस तरीके का जो कंपटीशन है वो वहां पे चल जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि संस्था में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसको ठप करते हैं, यानी कि खत्म करने का काम करते हैं या उसमें रुकावटें पैदा करते हैं, ठीक है बच्चों। हमारे जो मैंने बताया अभी आपको 4 बैरियर्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। नंबर 1 था हमारा बैरियर्स के बारे में, मैंने अभी आपको बताया कि बैरियर्स यानी कि रुकावटें जो आती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो किस तरीके की रुकावटें हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, सिमेंटिक हो सकती है, और ऑर्गेनाइजेशनल रुकावटें भी हो सकती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। फिजिकल के बारे में मैंने बताया था क्या, हाँ, नॉइज, लाउड साउंड लाइक ट्रैफिक कंस्ट्रक्शंस और म्यूजिक कैन मेक इट डिफिकल्ट, यानी कि जो फिजिकल बैरियर है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, बाहरी जो हम कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा नॉइज है, यानी कि बाहरी आवाजें हो सकती हैं, ट्रैफिक साउंड हो सकता है, लाउड म्यूजिक हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में जो मशीनें चलती हैं उनकी साउंड हो सकती है, तो वो फिजिकली चीजों को, कम्युनिकेशन को क्या करती हैं, एक बैरियर यानी कि उसको रोकने का काम करती हैं। डिस्टेंस की वजह से, वेदर, पुअर वेदर की वजह से, पुअर लाइटिंग और वेंटिलेशन की, और इनएडिक्वेट स्पेस की वजह से ये चीजें होती हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि दिमाग से रिलेटेड, हमारी साइकोलॉजी, हम सोच के चलते हैं अपने बारे में, अपने थॉट्स को निगेटिव लेंगे, ठीक है, कि हमारे अंदर स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, किस चीज को लेके फियर होगा, अपनी बातों को कहने का,
तो वहीं पर क्या होगा, फिर साइकोलॉजिकल बैरियर वहां पे पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक, मैंने आपको बताया था लैंग्वेज बैरियर, हम इसको मानते हैं, यानी कि क्या सामने वाला पर्सन किसी अदर लैंग्वेज से या हमारी चीज़ों को समझ नहीं पाता, हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टूड नहीं कर पाता क्योंकि उसको दूसरी लैंग्वेज आती है या दूसरे रीजन से रहने वाला है, तब भी हमारे मैसेज को वो क्लियरली नहीं ले पाता क्योंकि जो वहाँ का समझने का तरीका है, वो जेस्चर्स जिस तरीके के यूज़ करते हैं वो हमसे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कॉम्प्लेक्स हायरार्की हो गई, यानी कि जो हमारे हेड्स हैं, पर हेड्स हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करते हैं। ठीक है, यानी रिजिड रूल्स और पॉलिसीज, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स एंड पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, यानी कि अडिग है कि हम ये चेंज नहीं करेंगे। भाई तुम्हारे घर पे कोई मर भी रहा हो ना, तो हम तुम्हें हाफ से नहीं भेजेंगे, तुम तो छुट्टी में ही जाओगे। इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करते हैं, फिर सामने जो पर्सन है जिसके ऊपर ये जो स्ट्रिक्टनेस है या ये रूल थोपे गए हैं, वो अपनी चीजें शेयर नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर घुटता है। ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल ही अगर गलत हमने चूज कर लिया है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की अगर कमी है तो वहां पे भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर वहां पे पैदा होता है, और वर्क कल्चर इश्यूज यानी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, तो आप सबको समझ में ही आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वर्ड चॉइस। इतना आप समझ गए हो, वर्ड्स यानी कि शब्दों का चुनाव, शब्द किस तरीके के चुनने चाहिए, क्यों, कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, लोगों को हमारी चीजें समझ में आए। ठीक है, वर्ड चॉइस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। वर्ड्स की वजह से जो है मोस्ट इम्पैक्ट पड़ता है किस कम्युनिकेशन प्रोसेस में, बाय इन्फ्लुएंसिंग क्लैरिटी, टोन एंड ऑडियंस परसेप्शन। ठीक है, यानी कि हम ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो कि हमारी ऑडियंस को क्या है, इन्फ्लुएंस करे, हमारे वर्ड्स में क्लैरिटी हो। ठीक है, हमारी जो टोन हो वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंग हो कि वो तरीके से उसको समझना चाहते हैं। ठीक है, सेलेक्टिंग प्रिसाइज, एप्रोप्रिएट एंड कंसाइज लैंग्वेज, यानी कि हमें कैसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो प्रिसाइज हो, यानी कि संक्षिप्त हो और प्रॉपर हो। ठीक है, कंसाइज हो, जो लैंग्वेज है हमारी वो संक्षिप्त हो। इज क्रूशियल फॉर कन्वेइंग मैसेज, ये जरूरी होता है किस चीज को, एक मैसेज को इफेक्टिवली लिखने में और स्पीच देने में या डिलीवर करने में। एंड फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, उससे क्या होगा, जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे बनेंगे लोगों के साथ में। हम जिनसे अपनी बातें कहना चाह रहे हैं, अगर हमारे वर्ड्स एप्रोप्रिएट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, तो उससे क्या होगा, एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन क्लैरिटी, टोन, परसेप्शन, परसुएड, वोकैबुलरी, लिसनिंग एबिलिटी। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, क्लैरिटी ऑफ साउंड, हमारी जो टोन है, सामने वाले का परसेप्शन, यानी कि उसको किस तरीके से उसको रिसीव करना है, परसुएड करना, हम उसको किस तरीके से अपनी बातें समझा सकते हैं, अपनी वोकैब किस तरीके की हम लें। ठीक है, और उसकी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते ही हमें स्पीकिंग के लिए या स्पीच डिलीवर करने के लिए अपने वर्ड्स को चूज करना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं रोल ऑफ वर्ड चॉइस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस में वर्ड्स का चुनाव क्यों जरूरी होता है। ठीक है, उनको किस तरीके से हमें चुनना चाहिए। देखो, डिटरमाइंस क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए और क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए हमें उसी तरीके के शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो सामने वाले पर्सन को अच्छे से अंडरस्टूड हो, उसको समझ में आए। ठीक है, अफेक्ट्स टोन एंड इम्प्रेशन, हमें कैसे टोन का यूज करना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टोन, हमें अगर किसी से नॉर्मली बात करनी है तो नॉर्मल टोन का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, ताकि हम उसको इम्प्रेस कर सके या इन्फ्लुएंस कर सके, किसको, रिसीवर को। हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करने से क्या होगा, हेल्प मिलेगी हमें टू कनेक्टिंग द विद द ऑडियंस, यानी किसके साथ जुड़ने में, ऑडियंस के साथ जुड़ने में। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो या भी नहीं बताया था। ठीक है, जैसे कि कोई मान के चलते कोई लीडर है, ठीक है, अगर वो अपनी स्पीच डिलीवर करना चाह रहा है या जाता है कहीं पे, तो वो अपना पूरा एक स्पीच को रेडी करके लेके जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि इलेक्शंस के टाइम पे मोस्टली लीडर्स क्या आते हैं, गांव गांव में घूमते हैं, हर रीजन में घूमते हैं, किस चीज के लिए, अपनी स्पीच देने के लिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो उनको वोट दे सके। तो वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो ऑडियंस सुनना चाहती है, जो ऑडियंस को सुनने में मजा आए, उनको अच्छी लगे। ठीक है, तो हमें भी अपनी बातें करते समय ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज करना चाहिए
जो सामने वाले को सुनने में पसंद आए। ठीक है, नेक्स्ट है कैन इंस्पायर, मोटिवेट और ऑफेंड डिपेंडिंग ऑन चॉइस। इससे क्या कर सकते हैं, हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, या ऑफेंड कर सकते हैं, या फिर उनको मतलब वो चीजें हमें सुनना ये पसंद ही ना करें, इस तरीके से कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी वर्ड चॉइस पर कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्ड चॉइस। कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट है हमारा ऑडियंस टाइप। देखते हैं ऑडियंस टाइप, फॉर्मल, इनफॉर्मल। हमें क्या करना चाहिए वर्ड्स को चूज करते समय, हमें ये देखना है कि हमारे सामने ऑडियंस कौन सी है, हम उसी तरीके के वर्ड्स का यूज करेंगे। हमारी ऑडियंस फॉर्मल है या इनफॉर्मल? फॉर्मली हम किससे बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में अगर हो, ठीक है, तो हम उनसे क्या करते हैं, फॉर्मली बात करते हैं, तो वहां पे हमें वर्ड्स भी फॉर्मली चूज करने चाहिए। और इनफॉर्मली यानी कि हम रेगुलर वे में, जैसे अपने फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, अपने घर में अगर बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी इनफॉर्मल वर्ड्स को हम चूज करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं पर्पस क्या है। हम एक्चुअल में अपनी जो स्पीच देने वाले हैं या अपनी जो बातें कहने वाले हैं या अपना जो मैसेज डिलीवर करने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है, हम एक्चुअल में चाहते क्या है। ठीक है, किसी को इन्फॉर्म करना, परसुएट करना और एंटरटेन करना, या कि हम किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम उसी तरीके के वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का चुनाव करेंगे। परसुएट करा रहे हैं यानी कि किसको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। परसुएट यानी कि समझा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, तो हम उसी तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। या फिर एंटरटेन कर रहे हैं तो हम उसी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो सामने वाले को एंटरटेन करने में, मजा करने में समझ में आए। ठीक है, एंटरटेन करने के लिए हम जोक्स का यूज करते हैं, तो वो वर्ड्स कैसे होते हैं, जोक्स वाले होते हैं, यानी कि जोक्स सुना रहे हैं हम किसी को। ठीक है, तो एंटरटेन करने में वो काम आ गया। इन्फॉर्म करने में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो कभी कभी हम एक्साइटेड होते हैं उन इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, तो वर्ड्स के साथ साथ एक्सप्रेशंस भी मस्ट हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की बात करें, बिजनेस मीटिंग, फ्रेंडली चैट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कैसा लेंगे हम, जो मैटर है वो किस तरीके का इकट्ठा करेंगे। अगर बिजनेस मीटिंग की बात हो रही है तो उसी तरीके के वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे, और फ्रेंडली चैट की बात हो रही है तो हम उसी तरीके के वर्ड्स को यूज करेंगे जो हम फ्रेंड्स को हमारे समझ में आए। फिर नेक्स्ट है हमारा कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी कि हमें किस चीज को ध्यान रखना है अपने वर्ड्स को चूज करते हैं समय। कल्चर्स, किसी के सामने वाले के जो अलग रीजन से या अलग कल्चर से बिलोंग करता है, रिलीजन से बिलोंग करता है, उसको ऑफेंड फील ना हो। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि सामने वाला जो पर्सन है, अगर वो हमारे रीजन से, क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता है, या हमारे कल्चर से या हमारे जो रिलीजन है उससे बिलोंग नहीं करता है, तो समटाइम्स क्या होता है, वहां पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, केवल हमारे वर्ड चॉइस की वजह से, कि तूने मुझे गलत बोला या तुमने मुझे गलत बोला, आप मेरे साथ इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो। तो कल्चरल सेंसिटिविटी भी होती है, यानी कि ऐसे जो ये फैक्टर्स हैं वर्ड चॉइस के, वो ये है कि हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपने शब्दों का चुनाव करना चाहिए। किस तरीके की ऑडियंस है हमारे पास में, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, हमारा पर्पस क्या है उस मैसेज को डिलीवर करने का, इन्फॉर्म करना है किस चीज के बारे में, परसुएट करना है, समझाना है, या इन्फ्लुएंस करना है किस चीज के लिए, एंटरटेन करना है, उसी तरीके का हम वर्ड्स का यूज करेंगे, चुनाव करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं हम, बिजनेस मीटिंग से रिलेटेड हो या फ्रेंडली चैट अगर किसी से करनी हो तो उसी तरीके के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। और कल्चरल सेंसिटिविटी मैंने बताया कि सेंसिटिविटी इसलिए है क्योंकि लड़ाई झगड़े पैदा ना हो, तो कल्चरल्स को, दूसरों के कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए या चुनाव करना चाहिए। टाइप्स ऑफ वर्ड चॉइस क्या होती है, टाइप्स कौन कौन सी तरीके के वर्ड्स को हम चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल वर्ड्स। फॉर्मल हम फॉर्मल पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, और इनफॉर्मल वर्ड्स हम इनफॉर्मल पर्सन यानी कि जिनसे हम डेली चैट करते हैं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने घर वाले जो लोग होते हैं उनसे बात करते समय हम इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, यानी कि ऐसे संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल करें जो प्रॉपर हो, ठीक है, कंफ्यूजिंग ना हो। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव कॉनेटेशंस, यानी कि ऐसे वर्ड्स का चुनाव किया जाए कभी कभी सामने वाले को सुनने में पॉजिटिव लगे, और कभी कभी क्या किसके तरीके से करना चाहिए कि हाँ नेगेटिवली हम किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो उसको नेगेटिव ही लगे। ठीक है, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, हमें किस तरीके का सिंपल या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ले सकते हैं। सिंपल वर्ड्स हम डेली चैट में अपना किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हम मोस्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन में या टेक्निकल वे में
इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारी जो वर्ड चॉइस है डिपेंड करती है सिचुएशन और सामने वाले पर्सन के ऊपर कि वो किस तरीके से हमारे मैसेज को इंटरप्रेट कर सकता है या अंडरस्टूड कर सकता है। ठीक है बच्चों, अभी हमने बात की वर्ड चॉइस क्या होती है, यानी कि शब्दों का चुनाव। हमें शब्दों का चुनाव मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जो हमारा रिसीवर है वो कौन है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो किस कल्चर से या किस रीजन से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर पर्सन है या हम इनफॉर्मली अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने शब्दों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुअर वर्सेस इम्प्रूव वर्ड चॉइस एग्जांपल्स। ठीक है, पुअर वर्ड चॉइस और इम्प्रूव वर्ड चॉइस में क्या है, आई हेट दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मैं इस आइडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हम इसको इम्प्रूव वर्ड चॉइस में डाल सकते हैं, आई हैव सम कंसर्न्स अबाउट दिस आइडिया, यानी कि मेरी कुछ सोच है इस आइडिया के बारे में। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट हमने क्या किया, एक अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज किया। सामने वाले को हमने किसी ने कोई आइडिया दिया, ठीक है, तो हम डायरेक्टली अगर उसको बोले हैं मुझे नहीं पसंद आया भाई, मुझे नहीं समझ में आया, बहुत बुरा आइडिया है, तो उसकी फीलिंग्स को क्या हो सकते हैं, ठेस पहुंच सकती है। तो हम ऐसे वर्ड्स को चूज करेंगे, आई हैव सम कंसर्न अबाउट दिस आइडिया, मेरा कुछ कंसर्न है, यानी कि अपने कुछ पॉइंट वहां पर डाल सकते हो इनडायरेक्टली उसको मना करने के लिए कि हाँ हमें ये आइडिया पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया। डायरेक्टली वे का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, थिंग्स की अगर बात करें, डिवाइस टूल और कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, और स्टफ हो गया, यानी कि एक मटेरियल हो गया जो, या रिसोर्सेज हो गए जो हमारे वर्ड्स को इम्प्रूव करने में या वर्ड चॉइस को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कि मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि गलतियां हम सबसे होती है। ठीक है, तो वर्ड्स को चूज करते समय भी हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, हम क्या यूज करते हुए गलती कर सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स इन वर्ड चॉइस, यूजिंग जर्गन विद द रॉन्ग ऑडियंस। हम टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं या टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स का और यूज कर रहे हैं, किसके लिए, गलत ऑडियंस के लिए। अब सिंपली कोई गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आएंगी, या जो हमारे एजेड हैं, पूर्व मान के चलिए ओल्ड एज वाले जो पर्सन है, दादा दादी हो गए हमारे, ठीक है, जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, उनको टेक्निकल वर्ड्स समझ में नहीं आएंगे, तो उनके सामने उन वर्ड्स को इस्तेमाल करने की जगह दूसरे वर्ड्स को लें। ठीक है, ओवर यूजिंग फिलर वर्ड्स, यानी कि फिलर वर्ड्स, यानी कि कभी कभी क्या होता है, लोगों को कुछ कहने की आदत पड़ जाती है, एक तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है बोलना, अच्छा अच्छा ये वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करना, यानी कि रिपीटेड वर्ड का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ओवर यूजिंग फिल्टर वर्ड्स, जैसे कि लाइक, यू नो, क्या तुम्हें पता है, लाइक दिस, इट्स ओके। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां पर जरूरत है केवल वहीं पे यूज करें। एम्बिगस और वर्ब वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो सामने वाले को समझ में ही ना आए, या कह सकते हैं कि गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। यूजिंग इमोशनली चार्ज वर्ड्स अननेसेसरीली, यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, यानी कि इमोशनल डैमेज करना किसी सामने वाले पर्सन को, जबकि उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, लोग फालतू में हंसने लगते हैं, फालतू में रोने लगते हैं, भाई तू क्यों रो रहा है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, अरे यार मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था इस चीज का। तो वो क्या कर रहा है, वहां पे फालतू में ही नेसेसरीली वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन वर्ड चॉइस, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वर्ड्स की चॉइस को, यानी कि जो शब्दों का चुनाव है उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, रीड एंड एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, शब्दों का चुनाव हम प्रॉपर्ली तभी कर पाते हैं जब हमें अच्छे से अच्छी वोकैब आती हो। हमें बचपन से हमारे माता पिता वोकैब सिखाते हैं, पापा बोलना सिखाते हैं, मम्मी बोलना सिखाते हैं, ये भी तो वोकैब ही है। हिंदी की मान के चलो या इंग्लिश की मान के चलो, वोकैब होती है, यानी कि शब्दों का भंडार। ठीक है, जितना ज्यादा आप शब्दों को पढ़ेंगे उतना ही आपकी वोकैब जो होगी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, वर्ड चॉइस को इम्प्रूव करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बुक्स को पढ़े, न्यूज़पेपर्स को पढ़े। ठीक है, उसमें नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। हम मान सकते हैं डिक्शनरी को पढ़ना, गूगल सर्च करते हैं, उनके सिनोनियम्स निकालना। ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक और राइट, क्या करना है, सोचना है, समझना है, क्या करने से पहले कुछ भी बोलने से और
लिखने से पहले, ठीक है। रिप्लेस वर्ब वर्ड्स विद प्रिसाइज वंस, यानी कि जो एक लंबी एक स्पीच है उसकी जगह हम कंसाइज फॉर्म में या प्रिसाइज फॉर्म में शब्दों का यूज कर सकते हैं। अडेप्ट वर्ड्स टू ऑडियंस एंड सिचुएशन, यानी कि ऐसे शब्दों को अडेप्ट करें या स्वीकार करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ले जो ऑडियंस के अकॉर्डिंग हो और वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रिसीव एंड रिवाइज रिटन कम्युनिकेशन, सॉरी रिव्यू एंड रिवाइज रिटन कम्युनिकेशन। क्या होता है, हमारे पास कभी कभी बहुत लंबे कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम उनको प्रॉपरली पढ़ने की जगह पहले ही अपना रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बट क्या करना है, हमें जो भी कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है उसको रिव्यू करना है, ठीक है, और फिर उसको रिवाइज करना है जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन में यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है बेटा। अभी एक दोबारा देख लेते हैं इसको सेकेंड टाइम। वर्ड चॉइस क्या होती है, अप्रोप्रिएट वर्ड का चुनाव करना, ठीक है, इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली चल पाए। फैक्टर्स कौन कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ड चॉइस को, हमारी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली, ठीक है। ऑडियंस का टाइप क्या है, पर्पस क्या है, हमारा मैसेज डिलीवर करने वाला, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, और कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हम अपने वर्ड्स का चुनाव करेंगे, ठीक है। फिर हमारा टाइप्स ऑफ वर्ड चॉइस, किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, या सिंपल और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो सकते हैं। सिंपल यानी कि सिंपल और सामान्य, और कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल शब्दों का इस्तेमाल, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर वर्सेस इम्प्रूव्ड वर्ड चॉइस, किस तरीके का इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। नंबर 1 में यहाँ पे आई हेट दिस आइडिया की जगह हम यूज कर सकते हैं हैव सम कंसर्न अबाउट दिस आइडिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है कॉमन मिस्टेक्स इन वर्ड चॉइस, कौन कौन सी मिस्टेक आती है, यानी कि टेक्निकल वर्ड्स का इतना इस्तेमाल करना जहाँ पे उनकी जरूरत ही नहीं है, ओवर यूजिंग ऑफ फिल्टर्ड वर्ड, ठीक है, या फिलर वर्ड्स का बार जार मतलब रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स वहाँ पे नहीं होना चाहिए, लंबी स्पीच की कोई जरूरत नहीं है, इमोशनल चार्ज वर्ड्स का अननेसेसरीली यूज ना करें, जहाँ पे जरूरत हो केवल वहीं पे इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर इंप्रूवमेंट इन वर्ड चॉइस, किस तरीके से हम अपनी वर्ड चॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी याद वोकैब हो हमारी, यानी कि शब्द का भंडार हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम एक ही वर्ड को रिपीट करने की जगह उसका सिनोनिम्स का यूज कर सके, ठीक है। बोलने से पहले समझना जरूरी है। रिप्लेस वर्ड्स विद प्रिसाइज वंस, छोटे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अडेप्ट वर्ड्स टू ऑडियंस एंड सिचुएशन, यानी कि इसका शब्दों का जो इस्तेमाल है, यानी कि ऐसे शब्दों को ले सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस और सिचुएशन हो, ठीक है। रिव्यू एंड रिवाइव द रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट या कॉन्टेक्स्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक बेटा। लास्ट टॉपिक हमारा आता है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैब शब्दकोश, शब्द का जो भंडार होता है उसको किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारे याद ज्यादा से ज्यादा वोकैब हो, यानी कि शब्दों का जो भंडार, एक डिक्शनरी की जो पूरी बुक होती है उतने शब्दों का भंडार या उससे ज्यादा जो शब्दों का भंडार वो हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छे से अच्छी वोकैब हमारे पास होगी, अच्छे से अच्छे शब्द हमारे पास होंगे, तभी हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी कि फाउंडेशन मान सकते हैं वोकैब को किस चीज की, कम्युनिकेशन प्रोसेस की, यानी कि नींव होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस की क्या, वोकैब, ठीक है। रिच वोकैबुलरी कौन कौन क्या हो सकता है, क्लैरिटी हो सकती है, प्रिसीजन हो सकता है, एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्न टेक्निक्स एंड टू इम्प्रूव एंड यूज वोकैबुलरी इफेक्टिवली, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हम मान के चल सकते हैं कि हमें टेक्निक्स के थ्रू क्या करना चाहिए, उनको वोकैब को अपनी इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, अपनी जो वोकैबुलरी है उसको इफेक्टिवली इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। बात आती है इंपोर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी इन कम्युनिकेशन, जरूरी क्यों है वोकैब, क्यों जरूरी है, शब्द का भंडार क्यों जरूरी है, तो शब्द ही नहीं होंगे तो हम किसी से बात ही क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए यानी कि अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए हमारे पास शब्दों का भंडार होना जरूरी है, ठीक है। कहते हैं ना बड़े बड़े कवि और वक्ता होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा शब्दों का भंडार होता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में या किसी अदर लैंग्वेज में, हर किसी लैंग्वेज की अपनी एक डिक्शनरी होती है या एक शब्दकोश होता है, एक वोकैब जो होती है वो भरी हुई होती है, एक शब्दकोश का भंडार होता है, ठीक है। तो हमें जितना ज्यादा हो सके उतने शब्द को याद रखना चाहिए अपने माइंड में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इम्प्रूव
इससे क्या होगा, इम्प्रूव स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। इससे क्या होगा, हमारी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करना आएगा या वोकैब हमारे याद होगी, तो हम क्या करेंगे, अननेसेसरीली बार बार वर्ड्स का रिपीटिशन नहीं करेंगे अपने बोलते समय, राइटिंग के समय भी, लिसनिंग के समय भी और रीडिंग के समय भी। ठीक है, तो रीडिंग और लिसनिंग की वजह से ही क्या कर पाएंगे, हम याद कर पाएंगे इनको, जो हमारे पास शब्द हैं, अनेकों शब्द हैं हमारे पास में। ठीक है, हेल्प्स कन्वे एग्जैक्ट मीनिंग। वोकैब अच्छी होगी तो सामने वाला पर्सन जो कह रहा है हमसे, वो हम उसको अंडरस्टूड कर पाएंगे, एग्जैक्ट मीनिंग उसका समझ पाएंगे। मैंने अभी बताया था बैट और बैट, ठीक है, एक बैट का हमने मीनिंग जो बताया था, ये बल्ला हो गया, दूसरी हमारी चमगादड़। चमगादड़ का मुंह एक्चुअली मेरे से बनेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो ये बैट और बैट में कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो मदद करता है हमें एग्जैक्ट मीनिंग को समझने में। ठीक है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स है उसको समझने की, उसकी वजह से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। इसकी वजह से क्या होता है, हम प्रोफेशनली अगर कहीं पे वर्क करते हैं तो हमारी वोकैब अगर इंप्रूव होती है तो अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, और हमारा जो इंप्रेशन है वो सामने वाले पर्सन पे बहुत अच्छा पड़ता है, इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि उससे क्या पैदा होता है, क्रेडिबिलिटी पैदा होती है और साथ ही प्रोफेशनल आप दिखते हो सामने पर्सन को कि हाँ ये पढ़ा लिखा है भाई। ठीक है, इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन विद अदर्स। इससे क्या होगा, इनहेंस होगा यानी कि बढ़ोतरी होगी किसमें, अंडरस्टैंडिंग में और कनेक्शन विद अदर, यानी कि हम लोगों से जुड़ पाएंगे, उनसे हमारा जो मैसेज है उन तक डिलीवर हो पाएगा और वो अंडरस्टूड कर पाएंगे, या वो जो हमें बता रहे हैं हम उसको अच्छे से अंडरस्टूड कर पाएंगे अगर हमें ज्यादा से ज्यादा वोकैब आती है तो। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वोकैबलरी, कितने तरह की वोकैबलरी हो सकती है। ठीक है, एक्टिव है, पैसिव है, टेक्निकल और एकेडमिक। आप इतना प्रॉपर्ली समझ जाएंगे वर्ड्स यू यूज इन स्पीकिंग और राइटिंग। एक्टिव वोकैबलरी यानी कि जो हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्द जो हम स्पीकिंग में और राइटिंग में डेली वेज में यूज करते हैं। फिर आती है हमारी पैसिव वोकैबलरी में क्या है, वर्ड्स यू अंडरस्टैंड बट डोंट ऑफन यूज। ऐसे शब्द जो हम रेगुलरली हमें समझ में तो आते हैं बट हम अपने स्पीकिंग के टाइम पे या लिखते टाइम उनको इस्तेमाल नहीं करते या बहुत रेयरली उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी वोकैब हो गई हमारी। फिर आता है टेक्निकल वोकैबलरी, वर्ड्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फील्ड, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वर्ड्स जो होते हैं वो टेक्निकल वोकैबलरी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर, डेटा और जावा स्क्रिप्ट, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, हमारे टेक्निकल वर्ड्स है। तो हमारी याद है तो हमारे पास कौन सी वोकैबलरी है, हमारे पास टेक्निकल वोकैब भी है। ठीक है, एकेडमिक वोकैबलरी की अगर बात करें, वर्ड्स यूज्ड इन फॉर्मल और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिनको हम फॉर्मली यूज करते हैं ऐसे शब्द, या फिर एजुकेशनल पर्पज से जिनका हम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैथ्स में अल्फा बीटा गामा बहुत सारी चीजें होती है, एक्चुअली मेरा मैथ्स कमजोर है। ठीक है, तो वो जो होते हैं वर्ड जो होते हैं वो एकेडमिक वोकैबलरी हम उनको कह सकते हैं। यानी कि हमने वोकैब को डिफाइन कर दिया 4 पार्ट में। वो कौन कौन से हमारी एक्टिव वोकैबलरी हो गई जिनको हम डेली बेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसिव जो हमें पता तो है बट हम उन शब्दों का रियली यूज करते हैं। ठीक है, टेक्निकल वोकैबलरी यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो शब्द भंडार हमारे पास है वो हो गया, और एकेडमिक वोकैबलरी जो कि यूज होती है किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि पढ़ाई लिखाई के दौरान पे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस फॉर वोकैबलरी बिल्डिंग। वोकैब को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, बिल्ड किया जाता है, उसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे हम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे कहते हैं हमें स्पीकिंग नहीं आ पा रही है, हम इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं, हम या कोई लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसके लिए जो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, फर्स्ट दिया गया है बेटा, रीड डेली बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स। हमें क्या करना है, रीडिंग लगानी है। आप रीडिंग लगाते हो तो आपकी टंग जो है फ्लुएंट हो जाती है उन वर्ड्स को बोलने के लिए। जो चीजें हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें रिपीटेशन कराया जिन शब्दों का, हमारे बोलने में, उनको शब्दों को बोलने में क्या है, फ्लुएंसी है। हम फ्लुएंटली उनको स्पीक कर पाते हैं, किसी के सामने बोलते हुए डरते नहीं है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, ऐसे शब्द हमें मिल जाते हैं
जो लिखे हुए हैं हमें पढ़ने हैं या सामने वाले के सामने बोले, तो हम उसको 50 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके हम पे आएगा। तो हमें क्या करना है, अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, बुक्स पढ़नी है, और जो आर्टिकल्स छप के आ रहे हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि उसमें न्यू न्यू वर्ड्स आते रहते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, लर्न वर्ड रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। प्रीफिक्स और सफिक्स सब लोग जानते होंगे, और रूट वर्ड्स जो सब भी जानते होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ, अगर किसी को समझ ध्यान नहीं आ रहा होगा। हमने ले लिया हैप्पी वर्ड, ठीक है, तो हमारा प्रीफिक्स हम लगा देंगे इसमें अनहैप्पी। ठीक है, और वहीं पर अगर हमें सफिक्स ऐड करना हो, ये हमारा रूट वर्ड था। ठीक है, ठीक है, हमारा रूट वर्ड है, अन हमारा प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, और हमारा सफिक्स क्या ऐड करेंगे हम, हैप्पीली, एल वाई लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये एल वाई आई एल वाई क्या हो गया, हमारा सफिक्स हो गया। तो हमें इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें उन शब्दों को हटाना पड़ता है, प्रीफिक्सेस को हटाना पड़ता है, सफिक्सेस को हटाना पड़ता है। मोस्टली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ग्रामेटिकली हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, एक सेकंड रुको मैं उसको। ठीक है, ये हमारा हैप्पी हो गया, हमारा रूट वर्ड। ठीक है, अन जो हो गया हमारा प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, और हमारा जो एल वाई है वो हमारा सफिक्स हो गया। ठीक है, जो आई एल वाई है ये वाला। तो अभी समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज फ्लैश कार्ड्स एंड वोकेबलरी एप्स। कुछ एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन में आजकल आ रही हैं, हम इंटरनेट के थ्रू उनको देख सकते हैं या एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें हमें क्या सिखाया जाता है, वोकैब सिखाई जाती है, शब्दकोश का एक भंडार सिखाया जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स हमको वहाँ पे सीखने के लिए मिल सकते हैं। प्ले वर्ड गेम्स, क्रॉस वर्ड्स और स्क्रैबल्स, यानी कि हम वर्ड गेम्स भी खेल सकते हैं। यानी कि मान के चलो हमारे पास सुडोकू आता है खेलने के लिए, किसमें न्यूज़पेपर्स में भी निकलता है, हम उसको डेली भी अपने घर पे बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे गेम खेलें जिनमें क्रॉस वर्डिंग हो, नए नए अल्फाबेट बने हो। बच्चों को जीके की बुक में बचपन में यही सिखाया जाता था, क्रॉस वर्डिंग सिखाई जाती थी, बीच में से मिसिंग वर्ड्स दे दिए जाते थे, या एक पूरा डायग्राम टाइप का बना के दे दिया जाता था। ठीक है, या ग्राफ बना के दे दिया जाता था कि वर्ड्स को फिल करना है, यानी कि क्रॉस वर्डिंग करनी होती थी या स्क्रैम्बल करना होता था, ताकि बच्चे नए वर्ड्स को सीख पाए। ठीक है, प्रैक्टिस न्यू वर्ड्स इन सेंटेंसेस, नए नए शब्दों का इस्तेमाल करना। मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करनी है किसकी, बोलने की, साथ ही साथ सीखने की, याद रखने की और बोलने की हमें प्रैक्टिस करनी है, तभी हमारी वोकैब जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। अगर सामने वाले पर्सन के मैसेज को समझना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा वोकैब हमारी याद होनी चाहिए, या हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तभी हम दूसरों के बातों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अब हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट यूनिट में इतना ही था, आपने कम्युनिकेशन के बारे में जाना, कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में जाना। आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। ठीक है, हमें किस तरीके के वर्ड्स को चूज करना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बोलते समय, किसी से बातचीत करते समय, अपने आइडियाज शेयर करते समय हमें किस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो मेन पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस होना चाहिए, यानी कि हमें केवल क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो सुनने वाला पर्सन है या रिसीवर जो है वो हमारा मैसेज क्लियरली अंडरस्टूड कर पाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वोकैबुलरी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए वोकैब इंप्रूव होना जरूरी है। ठीक है, तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वोकैब को इंप्रूव करने की कोशिश करें। आजकल बच्चों के पास मोबाइल फोन्स भी हैं, ठीक है, नहीं है तो डिक्शनरी उठा लीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं तो डेली यूज में जो होने वाले शब्द हैं, आपको मोस्टली दालों के सब्जियों के नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, और ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं घर में जिनके नाम हमें इंग्लिश में ऑलरेडी पता ही नहीं होते हैं,
तो हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सामने वाले की लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मैंने आपको इंग्लिश बताया था, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज होती है, तो आप मोस्टली यूज़ करें कि आप इंग्लिश में ही सारी चीज़ें कंसीव करें या उनको समझने की कोशिश करें। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय।